अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस करने जा रहे हैं इस सैचुरेटेड टेस्ट की फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यू यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है कि अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए आई प्लस जे इज। यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं कि अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अस अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते वेक्टर ए का, तो मैं 127 एमसीक्यू में यूनिट वेक्टर ए विद द केप को लिख सकता हूँ अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर मेरे पास जो है वो गिवन है आई प्लस जे, ये वेक्टर ए की वैल्यू है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए याद रखिए, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड इस कंपोनेंट का 1 है, इसका भी 1 है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। ये भी अगर इस तरह ये ऑप्शन गिवन है तो ये करेक्ट है। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ कि आई यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 प्लस जे यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय अंडर रूट 2। तो आपके पास ऑप्शंस में एक ऑप्शन डी गिवन है, जिसमें ये ऑप्शन आपके पास है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, एंगल बिटवीन अ वेक्टर ए जो कि जे के बराबर है, जे यूनिट वेक्टर के बराबर, और दूसरा बी है जे माइनस के मैंने लिखा है, इज इक्वल टू, दो वेक्टर गिवन है, एक है ए जो कि जे यूनिट वेक्टर के बराबर है, दूसरा बी है जो कि जे माइनस के यूनिट वेक्टर के बराबर है। इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा? तो हमें पता है कि ए डॉट बी जो है वो ए बी cos थीटा के बराबर होता है। अगर cos थीटा निकालना है तो ए डॉट बी को डिवाइड करे ए और बी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अब ए डॉट बी, तो अगर हम ए डॉट बी निकालते हैं तो जे डॉट जे माइनस के होगा। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा और माइनस डिफरेंट का आएगा, डिफरेंट का जब आएगा तो 0 के बराबर और सेम का 1 के बराबर। तो ए डॉट बी से आंसर आएगा 1 हमारे पास, जे डॉट के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना ए इसकी वैल्यू तो आ गई। अब अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए किसके बराबर है? जे के बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 1 का निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा। एक्स का वाई कंपोनेंट है, एक्स हमारे पास 0 है तो 1 आएगा। और अगर बी का निकालेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड एक्स का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, और तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अब फार्मूला जो cos थीटा हमने लिखा था, इसमें अगर हम ए डॉट बी की वैल्यू पुट करें, क्या है? 1 है। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आता है? 1 आता है, और बी का क्या है? अंडर रूट 2 है, तो आंसर आ जाएगा 1 और अंडर रूट 2। अब थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा, और cos इनवर्स 1/2 हमें देता है 45 डिग्री। तो एंगल हमारे पास जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आता है। एमसीक्यू है 129। The total energy of the vibrating simple pendulum is 100 joule. Its potential energy at the extreme position will be। याद रखिए, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन करती है, सिंपल पेंडुलम हो, ठीक है, आइडियल सिस्टम है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होती है। लेकिन ये हमें पता है कि जब पेंडुलम एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो रेस्ट में आ जाएगा, तो काइनेटिक तो 0 हो जाएगी। अब टोटल सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल की सूरत में नजर आएगी आपको। तो जितनी टोटल है वो सारी के सारी पोटेंशियल आपके पास नजर आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल की आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी के बराबर होती है, जो कि 100 जूल आपके पास होगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। 130 एमसीक्यू है। The tension in the string of the simple pendulum is maximum at। याद रखिए, जब सिंपल पेंडुलम हमारे पास सस्पेंडेड हालत में है, यहाँ पे ये बॉब है, जब बॉब मीन पोजीशन पे था तो हमने कहा था कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे टी जो था वो पूरे वेट के बराबर था, लेकिन जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और हम वेट के कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो फिर हमें ये पता चलता है कि जो टेंशन था वो वेट के एक्स कंपोनेंट के सिर्फ बराबर है। मतलब टेंशन की वैल्यू एक्सट्रीम पे पहुंच के कम हुई, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, मीन पे जो टेंशन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होगी।
तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। 131 shown below is a distribution of charges. The flux of electric field due to these charges through the surfaces. याद रखिए हमारे पास अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर मुख्तलिफ चार्जेस पड़े हैं, एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू है और एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, तो फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स जो होता है ये बराबर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अंदर जो हमारे पास चार्ज पड़े हमने सिर्फ वो लेना है, बाहर का चार्ज हमने नहीं लेना। तो चार्ज इंक्लोज चूंकि दो है, एक प्लस की दूसरा प्लस की, तो नेट चार्ज अगर मैं करूंगा दूसरों को दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी वो 2q डिवाइड बाय एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगी। अगर एक प्लस होता दूसरा माइनस होता तो नेट चार्ज 0 हो जाता, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दोनों प्लस प्लस है तो प्लस 2q और एप्सिलॉन आया, अगर दोनों माइनस माइनस होते माइनस 2q और एप्सिलॉन आ जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 132 की तरफ आते हैं, MCQ 132 है। A wheel has angular acceleration of 3 radians per second square and an initial angular speed of 2 radian per second. In a time of 2 seconds it has rotated through an angle. अच्छा, हम अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रोटेशनल फॉर्म में लिखे, रोटेशनल टर्म्स में लिखे, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, आपने ये एंगल निकालना है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 2, टाइम बी कितना है 2 हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 गिवन है, और टाइम 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया, और 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड तो 2 आ गया, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास 10 रेडियन आ जाएगा, 10 रेडियन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 10 रेडियन है, ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट MCQ है 133। इसमें कहते हैं कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म विद वेलोसिटी v हैज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को न्यूमेरिकली मोमेंटम के इक्वल ले ले, हाफ mv स्क्वायर को mv के बराबर ले लें, तो कहते हैं कि स्पीड की वैल्यू क्या होगी, मास के साथ मास कैंसिल, एक v कैंसिल, तो v/2 इज इक्वल टू 1 है या v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 134 MCQ है। A body whose momentum is constant must have constant, याद रखिए मोमेंटम के फार्मूले में लिखते P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम और वेलोसिटी का सेम मास के लिए डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी चेंज होगी मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ मोमेंटम चेंज होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर बी आता है। अच्छा बेटा MCQ है 135। क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन अ ट्रांसफार्मर इज वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी नन ऑफ दीज। याद रखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की वैल्यू भी अप डाउन होती है, उसमें चेंज आता है, करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हम AC सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई करते हैं तो इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा के लिए सेम होती है। तो इसमें जो टर्म है जो कांस्टेंट रहेगा, जो अनचेंज होगा, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन 135 में बनेगा ऑप्शन नंबर C। 136 डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव के केस में जो डिस्टेंस होती है, अगर दो नोड्स है या एंटीनोड्स है तो λ/2 के बराबर होते हैं। अगर एक नोड होता, एक एंटीनोड होता तो λ/4 होता। यहां से λ हमारे पास आ जाएगा 2s के बराबर। डिस्टेंस कितना गिवन था, 10 गिवन था, तो λ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10, तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होगी इस वेव की, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आता है। 137 MCQ है। आइसोबैरिक प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज। आइसोबैरिक मीन ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के जिसमें प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो। अब हमें पता है कि आइडियल केस इक्वेशन P = nRT के बराबर होता है।
अगर ये दोनों भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो v को मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई पी, या t को इधर लेके आए तो v बाई टी हो जाएगा। और ये सारे के सारे टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे v बाई टी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, जो कि ऑप्शन सी में आता है, ठीक है। 138 एमसीक्यू है। A, B, C are the 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, याद रखिए अगर हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछी गई है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के खिलाफ लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा के लिए इंक्रीज आता है। और हमें पता है पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। जो हम फील्ड के खिलाफ चार्ज पे वर्डन करेंगे, अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, जिससे पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। मैक्सिमम होगी पोटेंशियल की वैल्यू किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, जो सबसे आखिर में पड़ा होगा, ठीक है, पॉइंट बी। तो ये ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। 139 है। During adiabatic expansion of an ideal gas in a cylinder, 20 joule of work is done. The internal energy of the system will be. Adiabatic process में सिस्टम को ना हीट अंदर जाता है, ना सिस्टम से हीट बाहर निकलता है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेके तो हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो डेल यू और प्लस डेल डब्ल्यू है। अगर एडियाबेटिक है तो इसकी वैल्यू तो जीरो होगी, तो हमारे पास डेल यू आ जाएगा इस जीरो के बराबर। चूंकि सिस्टम एक्सपेंड कर गया है तो वर्डन पॉजिटिव होगा, और ये अगर आप उधर शिफ्ट करें तो वर्डन अगर पॉजिटिव है और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, इट मींस ये जो एक्सपेंशन सिस्टम में अगर हुई है ये इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके हुई है, तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, जिससे पॉजिटिव वर्डन हुआ है, सिस्टम एक्सपेंड हुआ है। तो हमारे पास अगर इसकी वैल्यू 20 थी तो आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, -20 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है 140। अलोन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर इन बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव डिके जब होता है, एक तो अल्फा एमिशन होता है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, लेकिन जो बीटा एमिशन होता है बीटा नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, दरअसल न्यूक्लियस के अंदर जो लोन न्यूट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होता है, हर 12 मिनट के बाद वो क्या होता है, वो डिके करता है और ये कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन के पेयर में। इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल आता है, प्रोटॉन अंदर जो होता है वो रह जाता है, जिससे एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आता है, ठीक है, विच काजेस इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो बीटा डिके के दौरान मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आता है जब बीटा नेगेटिव डिके होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू 141। The shortest wavelength of Paschen series corresponds to। Paschen series के लिए जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, ठीक है, तो ये लाइंस हमारे पास टर्मिनेट होती है P = 3 स्टेट पे, ठीक है। अगर हम शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट के लिए जो हायर लेवल होगा दैट मस्ट बी इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान जब एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो E = hc/λ के फार्मूले से, ठीक है। अगर हमारे पास एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एनर्जीज बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम से कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिलेशन के मुताबिक जितना इसमें इंक्रीज आएगा उतना इसमें डिक्रीज आएगा। तो इन्फिनिट स्टेट से अगर यहाँ पे आएगा तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी और हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो पॉसिबल है P = 3 = इन्फिनिटी पे, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में आता है। 142 MCQ है। For which of the following angles Compton shift will be minimum। Compton shift का जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं डेल्टा λ = h/m0 c
कॉम्पटन्स वेवलेंथ 1 माइनस काज ऑफ थीटा। इलेक्ट्रॉन जब जाके फोटॉन जब जाके इलेक्ट्रॉन से टकराता है कॉम्पटन्स इफेक्ट में, तो फोटॉन इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करता है, फोटॉन खुद डिविएट हो जाता है थ्रू सम एंगल। अब ये कहते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट जो होगी वेवलेंथ में जो चेंज होगा ये कब मिनिमम होगा, अगर हमारे पास इस थीटा की वैल्यू 0 हो। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा 1 माइनस काज ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 से क्या आ जाएगा 0, तो शिफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो मिनिमम शिफ्ट पॉसिबल है अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो। और मैक्सिमम कब होगा, अगर हमारे पास एंगल 90 हो तो cos 90 की वैल्यू 0 हो, तो हमारे पास ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम के लिए हमारे पास 180 होगा। हाँ, ये 3 तरह के एमसीक्यू हम कर सकते हैं। अगर हम एंगल यहाँ पे 0 पुट करें तो शिफ्ट मिनिमम हो जाएगा, अगर हम एंगल 180 रखें तो cos 180 माइनस 1 के बराबर हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है सबसे मैक्सिमम होगा। अगर 90 रखते हैं तो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 143 एमसीक्यू है। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। याद रखिए आपको मोमेंटम गिवन है, मोमेंटम में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ। हमने पढ़ा है कि जब कोई वेक्टर किसी नंबर से स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन ये ना डॉट है ना क्रॉस है। टार्क गिवन है, टार्क में हमारे पास आर और एक पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि आपको टार्क दे रहा है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट एग्जांपल है। जबकि स्केलर प्रोडक्ट एग्जांपल एक है जो कि वर्क है एफ डॉट एस। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं डॉट के तरीके से तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, स्केलर क्वांटिटी। 144 जाउल एंड अर्ग। जाउल और अर्ग दोनों जो है वो एनर्जी के यूनिट है और इनका आपस में क्या रिलेशन है, अर्ग सीजीएस सिस्टम में है, जाउल एसआई में है। तो 1 जाउल हमारे पास बराबर होता है किसके, 10⁻⁷ अर्ग के। या अगर आपसे 1 अर्ग पूछा जाए तो आप 10⁻⁷ जाउल पर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। 145 By doubling the mass of a bob and length of the pendulum, its time period becomes। अगर आप पेंडुलम के मास को डबल करते हैं लेकिन मास का साइज जो है वो सेम हो, ठीक है, और लेंथ को भी डबल करते हैं, तो याद रखिए टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो है वो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, लेंथ को डबल किया है तो लेंथ को डबल किया तो लेंथ के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो लेंथ के डबल करने से टाइम पीरियड में इंक्रीज आएगा, लेकिन अंडर रूट t टाइम्स आएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स। ठीक है, अगर यहाँ 4 गुना इंक्रीज करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 तो ये डबल हो जाएगा, 9 गुना इंक्रीज करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 तो 3 टाइम ही बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि अंडर 2 टाइम इंक्रीज है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो लेंथ के डबल होने से टाइम पीरियड बेशक इंक्रीज होगा लेकिन अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। 146 Two small spherical balls A and B of same size and same mass are allowed to fall in two liquids of different nature. Different nature से मुराद एक की विस्कोसिटी ज्यादा दूसरी की कम है। ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, हमें पता है कि ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, दोनों की स्पीड अगर सेम है, साइज सेम है, ठीक है, तो ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। जो लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा उसमें बॉडी ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जो लेस विस्कस होगा उसमें कम। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ड्रैग फोर्स विल बी ग्रेटर इन मोर विस्कस लिक्विड, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनता है। 147 इन गैसेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड। हमें पता है कि गैसेस के केस में जब हमारे पास टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि लिक्विड्स में इन दोनों का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन। ये गैसेस के लिए है और ये रिलेशन हमारे पास लिक्विड्स के लिए है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस इन वैक्यूम टू द मीडियम इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम टू कैपेसिटेंस इन अ मीडियम, ये बराबर होगा हमारे पास ई आर के रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू सी पी डिवाइड बाय सी ऑफ द मीडियम, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो होगा ये करेक्ट रिलेशन है। आपको कहा गया था द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम टू द कैपेसिटेंस इन अ मीडियम दैट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। 149 MCQ है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा के लिए जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है और ये हमेशा के लिए फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव चार्ज जो होता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, फील्ड हम कहते हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल अगेंस्ट द फील्ड ये होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंटी पैरेलल, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 150 MCQ है। 4 bulbs 5 watt 10 watt 15 watt 20 watt are connected in parallel, the bulb that shines more। याद रखिए पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास सेम रहती है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करती है वाटेज पे। जितनी हमारे पास ज़्यादा वाटेज में पावर डिसिपेट होगी तो बल्ब की ब्राइटनेस या शाइनिंग ज़्यादा होगी। तो ब्राइटनेस का डायरेक्ट रिलेशन है पावर के साथ। अब जो ज़्यादा पावर वाला होगा उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। तो 20 वाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 151 MCQ है। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डीसी सर्किट। अच्छा, हम अगर कैपेसिटर को डीसी सर्किट में लगाते हैं तो कहते हैं ये करंट को ब्लॉक करता है। वजह क्या है? XC 1/2πfc के बराबर है। XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। चूंकि डीसी में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो 1/0 से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जब 0 हो तो 0 फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास XC इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट मीन कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी सर्किट के लिए इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 152 MCQ है। इन फॉरवर्ड बायसिंग सेमीकंडक्टर करंट इज ड्यू टू द। याद रखिए जब भी हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। वो होल्स भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग तब होगी जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे। और बैकवर्ड बायस में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास माइनॉरिटी बहुत कम मिकदार में चार्ज। तो हमारे पास इन फॉरवर्ड बायस्ड सेमीकंडक्टर करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, जिनमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 153। रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में हमारे पास अल्फा, बीटा और गैमा ये रेडिएशंस एमिट होती हैं। ये जब किसी फर्स्ट करें गैसियस मीडियम से पास होती है। अगर हम गैसियस से पास करें इसको किसी मटेरियल मीडियम से तो कहते हैं कि इनमें किसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है? अल्फा पे एक तो डबल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इसका मास भी ज़्यादा है। तो आयनाइजेशन पावर अल्फा की तमाम में से सबसे ज़्यादा होगी। तो 153 में जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो अल्फा का आता है। ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज एंड ग्रेटर मास इट विल हैव मोर आयनाइजेशन पावर। 154 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बिकम्स डबल बाय डबलिंग द। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो ये है, E इज इक्वल टू K/R²। अगर आप चार्ज को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल होगी। अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फिर ये 4 गुना कम हो, क्योंकि R² के साथ रिलेशन है, इसमें फिर कमी आएगी। हम कहते हैं कि डबल कब होगी? तो डबल होने के लिए इसका चार्ज, सोर्स चार्ज पे डिपेंडेंसी है। अगर सोर्स चार्ज का आप इंक्रीज करते हैं तो E भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन E का R के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर आप इसको डबल करेंगे फिर ये डिक्रीज होगा 4 गुना। हमने इंक्रीज की बात की तो लिखा है कि बाय डबलिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बिकम्स डबल बाय डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू। हमें पता है कि एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास पावर इनटू टाइम। अगर हम पावर 1 वाट ले और टाइम 1 सेकेंड ले तो ये 1 वाट सेकेंड बन जाएगा, जो कि बराबर होगा एनर्जी की यूनिट क्या है? 1 जूल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 156 MCQ है। 200 joule energy is required is used to take a mass 50 kg up to the up the ground। ऊपर अब अगर आप 50 kg
मास को ग्राउंड से ऊपर लेके जाते हैं 200 जूल एनर्जी इस्तेमाल करके, तो कितना हाइट ये अटेंड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड में mgh है। h मालूम करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय mg, ये जो वर्डन हुआ था, वर्डन 200 जूल एनर्जी सप्लाई हुई थी, मास कितना है 50, g की वैल्यू अगर हम 10 पुट करें तो 2000 डिवाइड बाय 500 हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल, 20 बाय 5 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो 4 मीटर हाइट तक आप इसको लेके जा सकते हैं इतना वर्डन करके। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 4 मीटर। 157 एमसीक्यू है। The angle made by an arc length of the circle equal to twice of its radius is। हम एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है s बाय r। अब अगर s 2r के बराबर हो, रेडियस के डबल हो, तो थीटा हमारे पास 2r बाय r से क्या हो जाएगा, 2 रेडियन के बराबर आ जाएगा। अगर आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के ट्वाइस हो जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 रेडियन के बराबर होगी। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। 158 The increase in the speed of sound when temperature is raised by 1 degree C is। हमारे पास जब भी टेम्परेचर में 1 डिग्री सी इंक्रीज आएगा तो हमारे पास हर डिग्रीज के साथ स्पीड ऑफ साउंड में जो इंक्रीज आएगा वो है 0.61 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। 159 स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर से इफेक्ट होता है गैसियस मीडियम में। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हर डिग्री के साथ 0.6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज आता है। 159 है अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोज इन इट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ओम्स लॉ से V बाय I है। V सोर्स ऑफ ईएमएफ 12 है और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पीयर का। तो रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 6 ओम। सिंपल सा एक एमसीक्यू है, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। 160 है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर। हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर जो है हमारे पास हमेशा के लिए नेगेटिव होगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है मेटल्स के लिए और अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव फॉर द नॉन मेटल्स दैट इज सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है व्हेन करंट फ्लोज डाउन इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट नीचे की तरफ बह रहा है तो बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल हमें पता है कि राइट हैंड रूल के मुताबिक हम अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो करंट की डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड के थंब को रखते हैं, जो कर्लिंग फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, जो कि इस तरह है। ठीक है, और ये डायरेक्शन हमारे पास बनती है क्लॉकवाइज। कौन सी बनती है, क्लॉकवाइज। तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरह बनेगा और इस तरह की जो फील्ड बनेगी ये डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है एमसीक्यू 161। अगर हम करंट की डायरेक्शन को अप करते तो फिर हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन एंटी क्लॉक, मतलब करंट के डायरेक्शन के साथ फील्ड डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। ठीक है, और लास्ट में है 162 एमसीक्यू के द साइनोसाइडल एसी करंट इन अ सर्किट इज I इज इक्वल टू, साइनोसाइडल करंट हमारे पास गिवन है I 30 साइन 20 t के बराबर। ठीक है, कह रहे इट्स पीक वैल्यू। अगर मैं एसी करंट को लिखता हूं, साइनोसॉइडल करंट को लिखता हूं, इसका ओरिजिनल फार्मूला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होगी। और ये जो वैल्यू है इसकी पीक वैल्यू है, करंट की पीक वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे जो पीक का कांस्टेंट वैल्यू है वो है 30 एम्पियर की। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये इस सैचुरेटेड की डिस्कशन थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।